नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। मैं हूं नेहा शुक्ला। आज चर्चा में हमारे मेहमान बने हैं अनुपम, जो कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बिहार में हल्ला बोल यात्रा कर रहे हैं, जिसे आंदोलन भी बताया जा रहा है। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुपम आपका चर्चा द ट्रुथ में। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहले तो आपने ये यात्रा शुरू की है, लगभग 18 से 20 दिन का वक्त हो गया। इतनी गर्मी में यात्रा कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको काफ़ी जो है समर्थन मिल रहा है युवाओं का। क्या ये अपेक्षा थी आपको? हाँ, ये कहना कि जिस तरह का समर्थन मिल रहा है ये अपेक्षित था, ये तो गलत होगा। हम लोगों को शुरुआत में ये लगा था कि इसकी बहुत जरूरत है कि एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन की तैयारी हो, लेकिन हमने ये उम्मीद नहीं किया था कि जब हम इस ढंग से 16 अगस्त से यात्रा की शुरुआत करेंगे तो हर जिले में इस तरह का समर्थन हमें मिलेगा, इस तरह का साथ मिलेगा, विशेष तौर पे युवाओं का और बुद्धिजीवी वर्ग का। मैं देख रहा हूँ कि हर जिले में जो सोचने समझने वाले लोग हैं और जो यूथ हैं, उन लोगों का तो जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। तो नहीं, सही सवाल है आपका, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह का। अब 16 अगस्त के बाद से एक अच्छा खासा जो है समय जो है बीत गया है। इस समय में आपको बिहार के युवाओं में सबसे जो एक कॉमन बात है वो क्या देखने को मिली है? बेरोजगारी ही हताशा का कारण है या फिर कुछ और भी जो है परिस्थितियां हैं वो बिहार के युवाओं में खास तौर पर जुड़ी हुई हैं? देखिए, एक बात नेहा जी हम लोग लंबे समय से कहते आए हैं कि इस देश में बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी है और बिहार उसका केंद्र है, उसकी राजधानी की तरह। और 16 अगस्त से जो हमारी यात्रा शुरू हुई है, अब तक के अनुभव के आधार पर ये समझ में आता है कि ये उसकी पुष्टि होती है जो बात हम लंबे समय से कहते आए हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर हर युवा एकजुट है। वो जात धर्म की आइडेंटिटी से ऊपर उठकर, वो चाहे किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का समर्थक हो, लेकिन जब बात होती है कि बेरोजगारी है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता है, एक अंधकार जैसा माहौल है, हताशा है, निराशा है, तो इस मुद्दे पर अब तक इस यात्रा में मुझे हर जिले में हजारों की संख्या में युवाओं से संवाद हो रहा है हमारा। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है और मुझे पता है कि जिन युवाओं से संवाद हो रहा है उनमें ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी पार्टी के समर्थक रहे हो, अलग अलग पार्टियों के समर्थक रहे हो, लेकिन इस सवाल पर कहीं पे भी कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता है। और जब भी हमारी बात होती है तो उसको हम जन संवाद कह रहे हैं। हम वन वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी कि आपने भाषण दिया और लोगों ने सुन लिया और तालियां बजा दी। हम कोशिश कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि आप जब सुने और आपको लगे कि कोई भी ऐसी बात हो रही है जो कुतर्क है, कोई भी ऐसी बात हो रही है जिससे आप असहमत है, तो आप रोकिए, टोकिए, सवाल करिए। और इस तरह से हम लोग संवाद कर रहे हैं पूरी यात्रा में। और इसके बावजूद मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो इस बात से सहमत नहीं हो कि बेरोजगारी बहुत गंभीर मुद्दा है। इससे भी सहमत ना हो कि जितना उस पर ध्यान देने की जरूरत थी हमारे राष्ट्रीय विमर्श में, राजनीतिक विमर्श में, बेरोजगारी को जिस तरह से जिस केंद्र पे होना चाहिए था वो नहीं है, इससे भी सबकी सहमति है। और लगभग सभी पार्टियों ने, सिर्फ एक पार्टी ने नहीं, लगभग सभी पार्टियों ने जो जाति धर्म के नाम पे नफरत फैला के, उसके नाम पे राजनीति करके जो सत्ता में और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको रोजगार को लेकर, देश की आर्थिक नीति को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर कोई समझ नहीं है, नियत नहीं है, नीति नहीं है। इन बातों में तो मुझे सहमति दिखती है हर तरफ। मुझे कई लोग जो कहते थे कि लोग समझ नहीं रहे हैं आजकल, कुछ लोग हैं जो सही बात कह रहे हैं लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं, गुट्टी पिला दी गई है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। लोग समझ रहे हैं, जरूरत है कि उनसे कोई जाकर संवाद करे, कोई बात करे, और जो लोग जो व्यक्तिगत स्तर पे समझ रहे हैं उसको बड़े पैमाने पर चैनलाइज करने की जरूरत है, उसको एकजुटता लाने की जरूरत है। उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। तो बड़ा होपफुल हूं मैं इस यात्रा। आप होपफुल हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य को आपने चुना युवाओं को यहाँ पर एकजुट करने के लिए, खासकर बेरोजगारी का मुद्दा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ तक मेरी समझ है कि राजनीति सिर्फ शहरों और कस्बों की नहीं, गांव-गांव के कण-कण में बसा हुआ है। और राजनीति से आप कह रहे हैं कि हटकर युवाओं का समर्थन मिल रहा है। ये क्या बदलाव है बिहार जैसे राज्य में? नहीं, देखिए, बात तो आपकी सही है कि बिहार में हर तरफ कण-कण में राजनीति है। और इस यात्रा में भी हमने कुछ कुछ नियम बनाए हैं अपने, जैसे कि जब हम कहीं पे भी रात्रि विश्राम करते हैं किसी भी जिले में,
तो हम प्रेफर ये करते हैं कि हम शहर में ना रुके। हम प्रेफर ये करते हैं कि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे कोई साथी हो, कोई हमारे आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, तो किसी गांव में रुकते हैं, हम ठहरते हैं और वहां ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्यक्रम करते हैं। हम जो जनसंवाद कर रहे हैं, देखिए हम कोई सिर्फ किसी शहर में बिल्कुल उसके हार्ट ऑफ द सिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। हम शहर से दूर लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जहां जहां पे मिल है। आप देखिए हमारी इस यात्रा के दौरान शिवहर सीतामढ़ी के बीच में रीगा चीनी मिल है, जो एक समय तक चीनी उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देता था। बिहार खुद देश के चीनी उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देता था। एक समय था जब देश के शुगर प्रोडक्शन का 40% बिहार से होता था। आज वो 3.5-4% भी नहीं है। उस रीगा चीनी मिल पर हमारा कार्यक्रम हुआ। हम सकरी चीनी मिल गए जो मधुबनी दरभंगा के बॉर्डर पे है। तो शहर से दूर हट के जहां पे कि उद्योगों को नष्ट किया गया है, अब वहां पे अवशेष जैसे है, लेकिन वो लोग हैं जो उन अवशेषों से प्रभावित है। वो लोग हैं जो सरकार की कुनीति के कारण, सरकार की दूरदर्शिता की कमी के कारण और वादा खिलाफी और नाकामी के कारण जो प्रभावित हुए, उन लोगों तक हम लोग जा रहे हैं। तो जितना हम पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें राजनीति से मतलब नहीं है। लोगों को है राजनीति से मतलब, और मेरा मानना है कि राजनीति से मतलब होना भी चाहिए लोगों को। लेकिन लोग और विशेष तौर पे युवा अब ये कह रहा है कि राजनीति में बेरोजगारी जैसे मुद्दे के लिए जगह होनी चाहिए। जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती है, वोट मांगती है, सरकार में सत्ता में जाने की कोशिश करती है, वो रोजगार नौकरी पर बात करे और उस पर डिलीवर करे। सिर्फ बात न करे, सिर्फ घोषणा न करे, उस पर डिलीवर करे, तब जाके तो विश्वास वो जीत पाएंगे। वरना कम से कम युवा वर्ग का विश्वास वो नहीं जीत पाएंगी। अगर देश का युवा, बिहार का युवा मिलजुल कर आगे ये प्रण ले लेता है कि अब जाति धर्म से ऊपर उठकर इस सवाल पर जो है सो राजनीतिक करेंगे, मुझे वो उम्मीद दिखती है बिहार में। जी, आपने बिहार जैसे राज्य को चुना है जहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, वो भी एक युवा नेता हैं, और सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े युवा नेता जो बिहार में हैं, उनको कहीं आप चुनौती दे रहे हैं? देखिए, किसी नेता को चुनौती देने की तो बात नहीं है ये, और हम लोग उतने बड़े नहीं है कि हम इन बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े परिवारों को चुनौती दें। हम लोग तो देखिए बहुत मुद्दे की बात करते हैं। इस पूरी यात्रा में कहीं पर भी मेरी बातचीत में, संवाद में किसी नेता पार्टी की बात तो बाद में आती है, और कई बार जो प्रश्नोत्तर होते हैं, जब लोग सवाल करते हैं, तब बात आती है। हम तो बहुत इश्यू स्पेसिफिक और बहुत सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस क्राइसिस, सब लोग सहमत हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए था जो सरकारें नहीं कर रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उससे भी लगभग ज्यादातर लोग सहमति होती है। और हम ये कह रहे हैं कि जब ऐसा नहीं हो रहा है तो देश के युवाओं को इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। उनके लिए लड़ने का, संघर्ष करने का जो काम है वो किसी ठेकेदार को नहीं दे सकते। ये संघर्ष खुद करना पड़ेगा, और इस संघर्ष का मतलब यह है कि एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसका केंद्र बिहार होगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी, लेकिन जिसका प्रभाव जो है पूरे देश पर पड़ेगा और पूरी देश की राजनीति पर पड़ेगा। तो देखिए, इस नैरेटिव में कहीं पे भी कोई नेता नहीं है, कोई स्पेसिफिक पार्टी नहीं है। सरकारें जरूर हैं जिनकी जवाबदेही है कि उनको पूरा करना था। अब सरकार जिस पार्टी की भी हो, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के लिए हैं, हम युवाओं के लिए हैं, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, देश के बेहतर भविष्य। देखिए, देश का बेहतर भविष्य होता क्या है? देश के यूथ के कलेक्टिव फ्यूचर को ही देश का भविष्य कहते हैं। देश बेहतर बने या देश बचा रहे, इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम एक देश के एक नक्शे को अपने जेब में बचा के रखे रहे, उसको गीला ना होने दे, फटने ना दे, तो देश सुरक्षित रहेगा। या हम जोर से नारा लगा दें तो उससे देश मजबूत हो जाएगा, या किसी दूसरे देश को गाली दे दे उससे देश मजबूत हो जाएगा। देश मजबूत तब होता है जब देश के नौजवान, युवक, युवतियों को उज्जवल बेहतर भविष्य मिले, शिक्षा मिले, कौशल मिले, रोजगार के अवसर मिले। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां विफल रही हैं वो काम करने में, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक आंदोलन, जन आंदोलन के जरिए पूरी राजनीतिक सत्ता पर, पूरे राजनीतिक तंत्र पर यह दबाव बने कि उनको मजबूर होना पड़े कि वो सकारात्मक ढंग से इस पर कुछ सोचे, विचारे और काम करे।
जी। अनुभव, अब मैं समझना चाहूँगी कि जब आपने ये आंदोलन शुरू करने का सोचा होगा तो कोई रोड मैप होगा आपके सामने कि इसमें क्या जो समस्याएं युवाओं की होंगी या फिर वो समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, सरकारें क्या नहीं कर रही हैं जो आप युवाओं के बीच में लेकर जाएंगे और युवाओं से क्या उम्मीदें उनकी सरकारों को, ये कम्युनिकेशन का माध्यम आप बनने की कोशिश करें। इसको समझूंगी मैं आपके रोड मैप को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर चर्चा द ट्रूथ में, ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी की, और बेरोजगारी को लेकर बिहार में एक जो आंदोलन चलाया जा रहा है, अनुपम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा में आज के मेहमान हैं। अनुपम, मैं समझना चाहूँगी कि रोड मैप क्या है आपके आंदोलन का और क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप युवाओं को? जी देखिए नेहा जी, मेरा मानना है कि कोई भी सार्थक आंदोलन तभी हो सकता है जब आंदोलन करने वाले सिर्फ समस्याओं को चिन्हित ना करें तो समाधान भी बताएं। जी। वो ये बताएं कि आप जब कोई कमी को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ऐसा क्या था जो सरकार को करना चाहिए था जो सरकार ने नहीं किया। अगर हम समाधान नहीं बताते हैं इसका मतलब सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, हम बहुत कंस्ट्रक्टिव काम नहीं। जी। तो पहला पक्ष तो ये है। तो जिस समाधान के इर्द गिर्द हम पूरी यात्रा के दौरान जन संवाद कर रहे हैं और व्यापक स्तर पे जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो सके, जिसकी जमीन तैयार कर रहे हैं हम गांव गांव में घूम के, हर जिले में जाकर। उसको हम कह रहे हैं भारत रोजगार संहिता, जो बेरोजगारी के क्राइसिस का एक मायने में एक समाधान जैसा। देखिए बेरोजगारी बहुत ही मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। जी। ये कोई एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं हो सकता इसका, लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम जितना काम सरकार को करना चाहिए मिनिमम, और इस भारत रोजगार संहिता को हम शॉर्ट में कह रहे हैं भरोसा। मतलब कि सरकार से हमको भरोसा चाहिए, भारत रोजगार संहिता चाहिए। जी। ये भारत रोजगार संहिता के मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। जो पहला बिंदु है वो है सरकारी भर्तियों को लेकर बात करता है, वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स के जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करता है, जिसको लेकर हाल फिलहाल में आपने कई बड़े प्रदर्शन आंदोलन देखे हैं। सबसे ज्यादा जिसको लेकर युवा उद्वेलित है, आंदोलित है। उसमें देखिए समस्या ये है कि टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। लगभग 1 करोड़ पद ऐसे हैं केंद्र और राज्य मिलाकर जो सैंक्शनड है लेकिन वेकेंट, स्वीकृत पद है लेकिन रिक्त। जी। तो भरने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कानून नहीं बनाना, कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं करनी। आप अगले 24 घंटे में अगर सभी सरकारें चाह ले तो 1 करोड़ नौकरियां इस देश में दी जा सकती है, मतलब 1 करोड़ परिवारों का भला हो सकता है। जब आप विज्ञापन जारी करते हैं तो एक बड़ी समस्या ये है हमारे देश में कि भर्ती निकल जाए तो फिर वो भर्ती पूरी ही नहीं होती, सालों साल चल जाती। देखिए बिहार में ही एक बिहार एसएससी का एक रिक्रूटमेंट इंटर लेवल के लिए जिसका विज्ञापन निकला था 2014 में, आज 2022, 8 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। आप समझिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस 8 साल में कंप्लीट ना हो, 26 साल के जिस अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा होगा आज उसकी उम्र 34 साल हो गई होगी। आप समझिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। हाँ, सबकी यही कहानी, रेलवे भर्ती की यही कहानी देखिए आप, 3.5 साल बीत गए और ग्रुप डी का अभी तक प्रीलिम्स चल रहा है, पता ना पूरा कब। बहुत लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में मैं अभी नहीं जा रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि हमारा ये मानना है कि विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो मैक्सिमम 9 महीने में पूरी हो सकती है। और हम लोग ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, हमने इसमें विशेषज्ञों को इन्वॉल्व किया, सबसे सलाह मशविरा किया, विचार किया सबका, और ये समझ बनी कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, चाहे वो 2 टियर एग्जाम हो चाहे 3 टियर एग्जाम हो, वो मैक्सिमम 9 महीने में आराम से पूरी हो सकती है। उसमें हम 1 महीना 1.5 महीना बफर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं सरकार। इसका नाम हमने दिया है भर्ती आचार संहिता, मतलब मॉडल एग्जाम कोड। मतलब कि आप इतने बड़े पैमाने पर देश में चुनाव करवा सकते हैं सफलतापूर्वक, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक मॉडल इलेक्शन कोड होता है जिसका सब लोग पालन करते हैं, पीएमएसपी से लेके नागरिक से लेके कैंडिडेट्स तक। तो आपके सामने भर्ती परीक्षा कराना कौन सा कठिन काम, छोटी सी बात है। आप उसका एक कोड बनाइए कि विज्ञापन जारी होने के कितने दिन में एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए,
ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने फॉर्म भरा और 2 साल तक वेट कर रहा है कि एडमिट कार्ड ही नहीं आया। एडमिट कार्ड आने के कितने दिन में एग्जाम हो जाना चाहिए, कितने दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हर स्टेप को लेकर वो कोड हो सकता है, जिसको हम मॉडल एग्जाम कोड कह रहे हैं, जिसके जरिए टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट पॉसिबल है पब्लिक सेक्टर जॉब्स। ये भारत रोजगार संहिता का पहला बिंदु जी। जो दूसरा वो ये कि देखिए, अगर सभी सरकारी भर्तियों में सब कुछ ठीक हो जाए तो भी बेरोजगारी की प्रॉब्लम दूर नहीं, क्योंकि हमारे देश में 93-94% जो जॉब मार्केट है वो है अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र जी। आपको वहां प्रॉब्लम एड्रेस करना है तो खास तौर पर बिहार, यूपी जैसे राज्य, जहां से आप समझिए 2,000 3,000 किलोमीटर दूर लोग मजदूरी करने जाते हैं जी। देश के हर शहर में लेबर चौक पे आपको 80% से 90% बिहार के लोग मिल जाएंगे जी। और वो क्या करना है, उनको सिर्फ ठेला चलाना है, और अगर बोझा ढोना है तो उनको घर पे काम क्यों नहीं मिल सकता, घर के नजदीक क्यों नहीं मिल सकता। अगर उनको 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए सैलरी देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, भेजिए आप उनको, गुजरात भेजिए, बॉम्बे भेजिए, दिल्ली भेजिए, जापान भेजिए, यूएस भेजिए, करें काम। लेकिन ठेला चलाने के लिए और बोझा ढोने के लिए अगर बिहार के किसी व्यक्ति को 3,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इस तरह पलायन करना पड़ता है, ये तो इससे ज्यादा शर्मनाक किसी सरकार के लिए क्या हो सकता है। हम ये कह रहे हैं कि रोजगार की गारंटी कम से कम न्यूनतम आय पे होनी चाहिए, हर शहर हर गांव में, और अपने घर के पास होना चाहिए। किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए 2,000-3,000 किलोमीटर दूर अपने घर परिवार से न जाना पड़े, ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा है कि जो सरकारी उपक्रम हमारे देश में, जो बहुत मेजर जॉब प्रोवाइडर्स है पब्लिक सेक्टर में, उनको जो सरकार एक करके बेच रही है, उनको बेचना बंद किया जाए। इस देश में इस वक्त ये नीति चल रही है कि जहां जहां पे नुकसान है वहां वहां तो राष्ट्रीयकरण हो रहा है, जहां जहां मुनाफा है, फायदा है, वो सब जो है कुछ लोगों के हाथ में। निजीकरण भी सब पूंजीपतियों के हित में नहीं हो रहा है, कुछ चंद पूंजीपतियों के हित में, जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं उनके हित में हो रहा है। हम इसको मोडाइजेशन कहते हैं, हम इसको निजीकरण कहते भी नहीं, क्योंकि ये निजीकरण नहीं है। आप देखिए, यस बैंक जब डूबता है तो उसको स्टेट बैंक बचाता है, जब केजी बेसिन में नुकसान होता है तो उसको ओएनजीसी बचाता है। मतलब हम और आप, हमारे पैसे से भरपाई होती है, तो भरपाई भी बढ़ेगी और वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होगा कुछ लोगों के हाथ में। जब हम सिर्फ मुनाफे वाली चीजों को करेंगे कुछ लोगों के पास, तो आप देखिए इनइक्वालिटी बढ़ रही है। भारत गरीबी में नाइजीरिया को पछाड़ रहा है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को, और उसी भारत में, उसी इकोसिस्टम में, उसी इकोनॉमी में अडानी साहब हैं जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हो जाते हैं। अब उनकी अमीरी से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जहाज में, एक ही नाव में हम सब बैठे हुए हैं, बाकी लोग तो डूब रहे हैं, उसी नाव में बैठे हुआ कोई व्यक्ति है जो उड़ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तो प्रॉब्लम है कहीं जी। इस बात को हम लोगों को जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। ये 3 बिंदु है कि सरकारी उपक्रमों को ना बेचा जाए इस ढंग से, जिसका रोजगार पे, नौकरियों पे सीधा असर पड़ रहा है। और पहला तो मैंने बताया आपको, इसको हम कलेक्टिव पैकेज को भारत रोजगार संहिता कह रहे हैं, मतलब भरोसा। सरकार से हमको ये भरोसा चाहिए, इसी भरोसा के इर्द हम जनसंवाद कर रहे हैं, पूरी यात्रा में इसी के इर्द बात हो रही है, और इससे किसी की असहमति नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ नया जी, से भी बात, किसी भी पार्टी का समर्थक को कहता है कि बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, हम आपके साथ के साथ है, आप आंदोलन करिए, पूरे देश में आंदोलन होगा और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस पर करने के। जी, आपको अच्छी बात है कि राजनीति से हटके सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, सभी समुदायों के, जहां पर जाति पाति यहाँ बिहार में इतनी ज़्यादा है, और इससे हटकर भी आपको अगर युवाओं का समर्थन मिल रहा है तो मैं कहूँगी एक बड़ी उपलब्धि है आपके आंदोलन की। लेकिन इसके साथ ही मेरा सवाल ये है कि बिहार जैसे राज्य में, जो कि एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर सरकारी विभागों में भी उतने पद नहीं है कि वहाँ के युवाओं को रोज़गार, सभी का समावेश हो सके, सभी को कंज्यूम कर सके। साथ ही उद्योगों की हालत तो आपने खुद देखी है कि अवशेष बने हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर सरकार जो है इन युवाओं की जो परेशानियां या समस्याएं हैं उसको पूरा कर पाने में केपेबल है, सक्षम है? देखिए, अब सक्षम है कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे काम तो सरकारों को ही करना है। नौकरी देने का काम हम और आप तो नहीं कर सकते। जो सरकार है, जिनको हमने दायित्व दिया है, जिनको जिम्मेदारी दी है, काम तो उन्हीं को करना है। मुझे लगता है कि कम से कम सरकारें अगर इतना भी करना शुरू कर दे कि जो वो घोषणा करते हैं उसको ईमानदारी से लागू कर दे। अब किसी ने कह दिया 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी बिहार में देखिए नीतीश जी ने कहा कि वो 20 लाख रोजगार देंगे। कैसे देंगे, कब देंगे, कितना देंगे, कहां देंगे, कुछ नहीं पता, कर दिया घोषणा।
छप गया हर जगह, हर अखबार में, हर टीवी में आ गया और उस पर चर्चा हो गई कि कह दिया नीतीश जी ने तो कह दिया, नीतीश जी ने तो कह दिया। अरे घोषणा से अगर काम हो जाता फिर तो हमारे देश में कोई समस्या ही नहीं होती, क्योंकि घोषणाएं तो इतनी अच्छी अच्छी हुई है, कोई पीछे नहीं रहा है अच्छी घोषणा करने में, कोई पार्टी कोई नेता पीछे नहीं रहा है। तो अब तो घोषणाओं से काम हो नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो घोषणा ये लोग करते हैं उसको कैसे लागू करेंगे ये बताएं और लागू करके दिखाएं। उतना भी करेंगे तो बहुत भला हो जाएगा। बाकी देखिए, बिहार की आपने बात की, बिहार में अकेले एक समय था जब विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने आंकड़ा दिया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 3,15,000 से ज्यादा पोस्ट है जो वेकेंट है। आप समझिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की कहानी पूरी दुनिया में लोग सुनाते हैं जी। और उसी बिहार में देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी है सरकारी स्कूल में जी। वो 3,15,000 भर्ती करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सैंक्शनड पोस्ट स्कूलों में, वो मतलब वो उनके रोल्स पे लिखा हुआ है कितने टीचर्स होने चाहिए, लेकिन 10 की जगह 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, 1 पढ़ा रहे हैं, ऐसी हालत है जी। आप उनको भरेंगे 3.25 लाख तो वहां से आपको टीचर्स मिल जाएंगे। पुलिस में बड़े पैमाने पे वैकेंसीज है, हेल्थ केयर सेक्टर में बड़े पैमाने पे वैकेंसीज है। इन सबको करने के बाद भी अगर बेरोजगारी जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर अनुपम, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और बेरोजगारी पर हमारे साथ अनुपम बने हुए हैं जो कि बिहार में हल्ला बोल यात्रा आंदोलन चला रहे हैं। अनुपम, अब अगला सवाल, आप इसे आंदोलन कह रहे हैं और आंदोलन युवाओं का है। युवा जहां पर एनर्जी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। अब पीछे के दिनों में जब हमने देखा कि अग्निपथ योजना आई तो शुरुआत ही बिहार से, यानी चिंगारी कहीं ना कहीं बिहार में सुलग रही है। ऐसा तो नहीं कि इस चिंगारी से आप खेल रहे, हो सकता है कि चुनौतियां बहुत है, आपको बहुत संभल कर चलना पड़ेगा। इस तरह का आक्रोश गुस्सा कितना देख पा रहे हैं आप? नहीं, देखिए बात तो सही है कि बहुत आक्रोश है, गुस्सा है, और हमारी कोशिश ये है और इस हल्ला बोल यात्रा के जरिए भी जो कोशिश है वो ये कि ये जो असंतोष और आक्रोश है इसको एक सकारात्मक दिशा मिले, इसको समाधान की दिशा मिले। देखिए, अभी हमने समाधान पे बात की, हमारी पूरी बातचीत सोल्यूशन ओरिएंटेड हो रही है पूरी यात्रा में, और सकारात्मकता वहां से मिलती है जब आप किसी आंदोलन में हर स्तर पे नेतृत्व तैयार कर लेते हैं। जैसे कि हमारी इस यात्रा के दौरान भी हम हर जिले में, हर ब्लॉक में जितना भी डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे हो सके, हमारी कोशिश ये है कि लीडरशिप तैयार हो। ये आंदोलन कोई पटना दिल्ली से चलने वाला आंदोलन नहीं होगा। ये आंदोलन इतना व्यापक, इतनी इतने बड़े वर्ग को सीधे तौर पे प्रभावित और इतनी ऊर्जा वाला होगा कि इसको हर स्तर पे नेतृत्व चाहिए। जब हर स्तर पे नेतृत्व नहीं होता है तभी वो होता है जो अग्निपथ वाले प्रदर्शन में हुआ। तभी जो है प्रदर्शनों में किसी को घुसा के हिंसा करवा दिया जाता है। 2000 लोगों के प्रदर्शन में अगर एक कोई अराजक तत्व घुस जाए या प्रायोजित ढंग से भी घुसा दिया जाए तो उसके एक पत्थर फेंक देने से पूरे 2000 लोग बदनाम हो जाते हैं कि आपके प्रदर्शन में हिंसा हो जी। वो तब होता है जब उस प्रदर्शन में नेतृत्व की कमी है। हमारी इस यात्रा के जरिए हम वो काम भी कर रहे हैं कि हम हर स्तर पे वो टीम तैयार कर सके युवा हल्ला बोल के माध्यम से कि आने वाले समय में जब ये आंदोलन चरम पर पहुंचे तो इसको सही दिशा मिले, सकारात्मक दिशा मिले। और बिहार देखिए आंदोलनों की भूमि रही है। बिहार ने देश ही नहीं दुनिया को आंदोलन करना सिखाया। बिहार ने गांधी जी को महात्मा बनाया। चंपारण का उनका जो सत्याग्रह था पहला, वो बिहार में था। बिहार से बुद्ध महावीर का संदेश पूरी दुनिया को गया। बिहार का आंदोलन आज जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन बना। और हमको लगता है कि आज फिर से एक बार फिर देश जिस तरह के संकट में, एक तरफ देश बेचने वाले लोग हैं और देश बचाने वाले लोग जो होंगे उनमें सबसे आगे जो खड़े होकर जो भूमिका निभाएंगे, जो लाठी डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे और इस देश को बचाएंगे, उसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका फिर से होने वाली है जी। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि ये बिहार बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। और जैसा आपने खुद कहा नेहा जी, रेलवे का प्रदर्शन हुआ तो रेलवे तो पूरे देश भर का मसला था। जैसे होता है कि शिक्षक भर्ती का मामला रहे, राज्य में प्रदर्शन हो तो समझ में आता है, लेकिन रेलवे के प्रदर्शन में भी सबसे ज्यादा जो है आंदोलन बिहार में हुआ। सेना भर्ती का जब अग्निपथ को लेकर, वो भी तो पूरे देश का मामला था, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा आंदोलन प्रदर्शन हुआ। बिहार इस देश को दिखा देने का फिर से काम करने वाला है। और हम लोग इस समय में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं नेहा जी, इस वक्त हमारा देश
आजाद भारत के सबसे बड़े आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। कई लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से इस वॉइस को गायब कर दिया गया है, इस ओपिनियन को गायब कर दिया गया है, बेरोजगारी, यूथ और इस तरह के असंतोष को। हमारा देश आजाद भारत के सबसे बड़े आंदोलन के मुहाने पर खड़ा है। ये जो शांति आपको दिख रही है तूफान से पहले की शांति है, और जब ये आंदोलन होगा तो इसको सही दिशा, सकारात्मक दिशा मिल सके। जो युवा आज आत्महत्या कर रहे हैं हताशा और निराशा में, उनको समाधान और उम्मीद दिखे, हम ये कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए आंदोलन एक उम्मीद की किरण। जी, आपने आत्महत्याओं की भी बात कही है कि बेरोजगारी की वजह से युवा अब आत्महत्या कर रहे हैं, तो आपने ये जो यात्रा इतने दिनों की हुई है, आप ग्रामीण स्तर पर जा रहे हैं, वहाँ पर कितने इस तरह के जो परिवार है जिन्होंने अपने नौजवान बेटे को खोया है या फिर बेटी को खोया है, किस तरह की हताशा परिवारों के बीच में आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हताशा बहुत गंभीर है जी, और ये हताशा कई लेयर्स पे है, और आप और आपके दर्शक समझ पाएंगे इस बात पे जब मैं कहता हूं तो। अब देखिए, है क्या कि हमारे देश, हमारे सामाजिक परिवेश में कई ऐसे परिवार हैं या ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई किसी यंगस्टर को अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो वो खुद नालायक है, इसमें किसी और की क्या गलती। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग, और इसका खामियाजा नतीजा जो है उस बेरोजगार युवा को भुगतना पड़ता है। वो तो तैयारी कर रहा है, हर तरह की भर्तियों में कटौती हो रही है। आप इकोनॉमी का जो बंटाधार किया गया है उससे असंगठित क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी जॉब्स नहीं है। जिनको नौकरियां थी उनको भी ले ऑफ किया जा रहा है जी। गवर्नमेंट सेक्टर में भर्तियां कम हो रही है हर जगह, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, बैंकिंग, सब जगह कम हो रही है। अब जब नौकरी किसी युवा को नहीं मिले तो होता यह है कि परिवार में, कई परिवारों में मैंने देखा कि वो माहौल ही नहीं है जहां वो लड़का या वो लड़की खुल के अपने मन की बात अपने माँ पिताजी को भी कह सके कि वो किस तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहा है। उसको उल्टा सुनाया जाता परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, उसके अपने समाज के द्वारा, भाई कब तक तुम क्या कर रहे हो, कब कमाओगे, कहाँ जाओगे, कितने दिन तक ऐसे ही घर में बैठे रहोगे, इस तरह की बातें। उसके घर कोई उसके चाचा फूफा जी आ जाए तो वो एक न्यूज़पेपर कटिंग लेकर आएंगे कि 5 जिले दूर कहीं किसी ने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया तो उसके दिखाने की, देख बाबू, ये देख इस बच्चे ने 40 रैंक किया लाया बीपीएससी में, और तुम क्या कर रहे हो। ये बिल्कुल आम परिवारों की कहानी है, मैं बता रहा हूँ। क्या बीतती होगी उस यूथ पे, उस युवा पे, ऐसे में आपके इस तरह के पूरे नैरेटिव से घिरा हुआ है, तो वो जाके अंत में हताश होकर इस तरह के कदम उठा लेता है। और हम इसलिए इस यात्रा के जरिए हमने एक नारा दिया कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा, बदलाव के लिए आंदोलन होगा, मरना नहीं है, लड़ना है, सही करना है, ठीक करना है हर चीज को। जी, मनोवैज्ञानिक तरीके से भी फिर आपके पास बहुत ऐसे युवक आते होंगे जो अपनी मानसिक समस्या आपके सामने रखते होंगे, तो ऐसे युवाओं की कितनी संख्या आपने बिहार में देखी है? बहुत ज्यादा संख्या है, जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग जो सामने से बहुत खुश दिखते हैं वो अंदर अंदर घुट रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, आप समझिए, जिसने 12th किया, खूब सारा सपना देखा परिवार ने उसके लिए, उसने खुद देखा, उसके बाद उसने इंजीनियरिंग कर लिया, कहीं से लोन लेके किया, लाखों लाख परिवार के खर्च हो गए, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से होगा। बीटेक करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, फिर वो यूपीएससी की तैयारी करने लग जाता है, 2 साल करता है, फिर नहीं कुछ होता है, फिर वो नीचे एक लेवल नीचे एसएससी पे आता है, फिर वो ग्रुप डी के फॉर्म भी भरने लग जाता है, रेलवे ग्रुप डी के। 6 साल से वो तैयारी कर रहा है। आप समझिए उसकी मनोदशा क्या होगी। वो मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है आपके सामने, वो इसलिए क्योंकि शायद वो अपने मन की बात खुल के बता नहीं सकता, क्योंकि मन की बात करने का तो पेटेंट एक ही आदमी के समय पास है इस समय हमारे देश में। मन की बात बाकी सब लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी सब तो डरे हुए हैं कि जो ज्यादा मन की बात करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, अग्निपथ में यही हुआ, 19-20 साल के लड़कों को जेल में डाल दिया गया। अब बताइए, आपको पता है हमें तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, कोई मतलब ही नहीं था, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे। तो माहौल तो ऐसा है इस देश में कि भाई आप भुगतिए और मरिए और आह भी ना करिए, ऐसी हालत बना दी गई है। और सरकारें ऐसी है कि लोगों को गरीब करके, मतलब उनको उसके बाद गरीब करके फिर मुफ्त अनाज दे के, मुफ्त अनाज देने को भी जो है उपलब्धि बताती है, मतलब टांग तोड़ दिया, फिर बैसाखी दे दिया, और बैसाखी देने के नाम पे वोट मांगते हैं। ऐसे लोग हैं इस वक्त जिनको राजनीति करनी है। तो हम लोग इस यात्रा के जरिए इन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को, और इसलिए हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं
कि यह देश बहुत बड़ा आंदोलन देखने वाला है और वो आंदोलन इस देश को सही दिशा में ले जाए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और लेते हैं अनुपम जी, और एक सवाल और मन में आया है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ये सवाल अनुपम से करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। चर्चा द ट्रुथ आप देख रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर बिहार में जो एक आंदोलन चल रहा है, युवाओं का काफ़ी समर्थन मिल रहा है और नेतृत्व कर रहे हैं अनुपम। सवाल मैं लेना चाहूँगी कि क्योंकि ये आखिरी सेगमेंट है हमारे चर्चा का, तो आप बार बार कह रहे थे कि पूरे देश का ये आंदोलन है, शुरुआत बिहार से हो रही है, तो बिहार में आपको ज़्यादा अपेक्षित तरीके से ज़्यादा समर्थन मिला, इसलिए आप ये कह रहे हैं, या पहले से ही आपने सोचा था कि बिहार से शुरू करेंगे फिर पूरे देश में जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि एक बात जो मैंने अभी आपके किसी प्रश्न के जवाब में कहा भी कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय आपदा है और बिहार उसकी राजधानी है। ये बात मैं कम से कम पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसका उदाहरण हमारी आंखों के सामने है। देखिए, बिहार के युवा नौजवान हताशा में है, जिस असंतोष और आक्रोश में है और अपने भविष्य को लेकर जिस तरह के अंधकार में वो स्तर जो है वो कहीं नहीं। इसीलिए उसी का नतीजा होता है कि जब देश व्यापी स्तर पे भी कोई प्रदर्शन हो तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा असर आप बिहार में हर बार देखते हैं। सेना को लेकर हो मामला, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर हो, ये पूरे देश का मामला है, लेकिन देखिए बिहार में सबसे ज्यादा आंदोलन होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जी, अब जब आप यहाँ पर बिहार में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे, अपना आंदोलन समाप्त करेंगे, तो कौन सा राज्य है जहाँ पर शुरू करने वाले हैं? देखिए, हमारे साथी तो पैरेलली अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। मेरा अपना समय भले इस वक्त बिहार में लग रहा हो, लेकिन हमारी ये खुशकिस्मती रही है कि पिछले 3-4 साल के जो संघर्ष युवा हल्ला बोल ने जो किया है बेरोजगारी के सवाल पर, उसका नतीजा ये रहा है कि राजस्थान में हमारे साथी अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, कई राज्यों में अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में, गुजरात में, तो काम तो हर जगह चल रहा है सकारात्मक ढंग से। लेकिन बिहार की इस यात्रा के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश, अगले चरण में उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इसी तर्ज पे यात्रा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों की जो टेंटेटिवली अभी हमने सोचा हुआ है कि जिसका समापन 12 जनवरी जो विवेकानंद जयंती है, नेशनल यूथ डे, उस दिन होगा। और उसके बाद आने वाले समय में हम दिल्ली में एक बड़ा जमावड़ा करेंगे जिसमें कई राज्यों का योगदान होगा, कई राज्यों से युवा आएंगे और फिर इस आंदोलन को हम और आगे ले जाएंगे। और इस पूरे क्रम में जो तैयारी हो रही है, देखिए, एक तो जो सॉल्यूशन हम सजेस्ट कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा विमर्श तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर बात बहस करें, वो कोशिश, जिसमें हमें काफी सफलता मिल रही है इस यात्रा के दौरान। और दूसरा कि आंदोलन के लिए नेतृत्व तैयार करना हर स्तर पे, ये दोनों काम हो रहा है तरीके से, ये दोनों काम और कई राज्यों में हो रहा है। और ये काम जब ठीक से होगा तो एक नारा जो हम लोग दे रहे हैं कि बदलेगा हवा देश का युवा, ये नारा हर दिन, हर रैली में, हर शहर में जहां पे भी रोड शो हो, बाइक रैली हो, पदयात्रा हो, वहां पे लग रहे हैं कि बदलेगा हवा देश का युवा। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि देश जो हवा है इस वक्त, वो देश का युवा ही बदले। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, बीजेपी बार बार जो आंदोलन करते हैं उन्हें आंदोलन जीवी का नाम देती रही है, तो आपको लग रहा है कि वहाँ पर बिहार की तरह आपको इतना सुगम तरीके से आंदोलन चलाने दिया जाएगा? कहीं वहाँ पर प्रिवेंटिव अरेस्ट या फिर कुछ ऐसे जो है कदम, गतिविधियाँ जो है सामने देखने को मिल सकती हैं? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है इस वक्त इस देश में। और जब हम लोगों ने तय किया था कि हम बिहार में यात्रा करेंगे 16 अगस्त से, उस वक्त बिहार में भी एनडीए की ही सरकार थी। हमें कहाँ पता था कि जो है जनता दल यू जो है वो जनता दल यू टर्न हो जाएगी और फिर से सरकार पलट जाएगी यहाँ पे, हमें नहीं पता था। लेकिन है कि हमने जब शुरुआत किया था तो एनडीए की सरकार थी, हमको लग रहा था कि हो सकता है कि हमें यात्रा के दौरान ही रोका जाए। अच्छी बात ये रही है कि सरकार ने हम लोगों को कहीं पे भी, किसी भी जिले में इस ढंग से रोका नहीं है, परेशान नहीं किया है। मुझे लगता है जितना हो सके फैसिलिटेट ही किया है, और सरकारों की यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये बात आपकी सही है कि जब मामला आंदोलनों को लेकर जो सरकारों का व्यवहार है उसकी आए, तो भाजपा की तुलना तो हर किसी से नहीं की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उनको क्या आंदोलन समझ में आता है, उनको बिल्कुल समझ ही नहीं आता। पटना में, ये लखनऊ में आप देखिए, जब भी कोई प्रदर्शन आंदोलन हो तो किस ढंग से ट्रीट करते हैं। आंदोलनों के साथ संवाद करने की इनकी परिपाटी संस्कृति है ही नहीं।
तो हमें पता है कि ये किसी भी तरह का कठोर कदम उठा सकते हैं और हम उसके लिए तैयार हैं। हमको इनसे डर नहीं लगता है, ये बात हम बार बार कहते हैं। इन्होंने तो हमें तिहाड़ जेल में डाल दिया था 107 151 धारा में, इसका कोई मतलब नहीं था। तो ये आगे भी करें, इनको जो करना है वो करें, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। और हमको लगता है देखिए कि कम से कम देश के जो युवा हैं उनको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बाकी जिनको भी डराया गया है उन सबके पास खोने को कुछ ना कुछ है। मतलब जब फिल्म मेकर्स को डराया जाता है कि भाई आप पेट्रोल डीजल महंगी होने पर ट्वीट करेंगे, तो उनको पता है कि उनकी अगली फिल्म रिलीज नहीं होगी। उद्योगपतियों को पता है कि वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। जो मीडिया टीवी चैनल्स में काम कर रहे हैं उनको पता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको फिर अन्य माध्यमों से अपना करना पड़ेगा काम। जजों को पता है, सबको डर लगता है। युवाओं के पास खोने को कुछ है ही नहीं। बेरोजगार युवा के पास खोने को है क्या जो डर लगे, और पाने को सब कुछ है, पूरा जीवन है, पूरा भविष्य है। तो हमको लगता है देखिए युवाओं को तो नहीं डरना चाहिए, और इसीलिए कभी भी किसी भी युग में कोई भी बड़ा बदलाव जो है उसमें युवाओं की अग्रणी भूमिका इसलिए होती है क्योंकि युवाओं को डर सबसे कम लगता है, क्योंकि उनके पास खोने को सबसे कम है। इस समय भी वही होगा, सरकार डराने की कोशिश करे, इस देश के युवाओं को डर नहीं लगेगा। और इस देश को जो बचाने का काम है देश बेचने वालों से, उस काम को देश के युवा ही निभाएंगे। सबसे ज्यादा स्टेक पर इस देश के युवाओं का ही लगा हुआ है, उनका फ्यूचर लगा हुआ है। हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, गट में नहीं जाने देंगे, किसी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और किसी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए। जी, अब एक आरोप जो शायद आप पर, जो आपके विरोधी है वो भी लगाएंगे, इसलिए इस सवाल का पूछा जाना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इस तरह की यात्रा शुरू करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो रहने खाने पीने खर्चा होता है। कोई भी आंदोलन चलाया जाए तो इस खर्चे पर क्या आपके पास स्पष्टीकरण है? आपने बहुत अच्छा किया कि ये सवाल पूछ दिया। अब मुझे बहाना मिल गया कि मैं आपके माध्यम से भी कुछ और लोगों तक अपनी अपील पहुंचा दूंगा। देखिए बात तो एक ये है कि ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत खर्चा लगता है और बहुत महंगा काम है ये करना। लेकिन आंदोलन वही होता है जिसमें जन भागीदारी हो। जिसमें जन भागीदारी नहीं है, जिसमें अगर हमको अपना पैसा लगाना पड़ रहा है, फिर वो आंदोलन नहीं है, फिर वो इवेंट है। हम वो काम नहीं कर रहे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, हमने कुछ नियम बनाए इस यात्रा में भी। हम पूरी यात्रा में कहीं पे भी रुकने का, खाने का खर्च ही नहीं कर रहे, पैसा खर्च नहीं कर रहे, मतलब अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे। तो हम जहां जाते हैं वहां जो हमारे स्थानीय साथी हैं, जो ग्रामीण है, जो गांव में है, हम उनके यहाँ रुकते हैं, उनके यहाँ भोजन होता है हमारा। और जिस तरह से किसी भी आंदोलन को चलना चाहिए जन भागीदारी के साथ, उस तरह से हम काम कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत खर्च करने की जरूरत पड़ती है, जिसका कि प्रचार पे खर्च करना पड़ता है, हम देखिए हम मूव कर रहे हैं तो नेचुरली खर्च होगा ही थोड़ा बहुत। तो उतने लोग हमारी मदद कर रहे हैं इस वक्त। क्राउड फंडिंग के जरिए उतनी मदद हो रही है कि उतना भर हम कर पा रहे हैं, लेकिन उतना ही भर कर पा रहे हैं आपके माध्यम से। आपके जितने दर्शक हैं, जिन तक आपकी बात पहुंच रही है, उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप सब मदद करिए। आप लोग मदद करेंगे तो हम लोग और बेहतर ढंग से इस काम को कर पाएंगे। एकमात्र कंस्ट्रेंट जो आता है हमारे सामने, वो कई बार जो है सिर्फ रिसोर्स का आता है, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, न संख्या का, न टीम का, न ऊर्जा का, न समझ का, न इच्छा शक्ति का, न डिटर्मिनेशन का। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ करने को तैयार है। हम इस देश के लिए जान देने को तैयार हैं। बस एकमात्र कंस्ट्रेंट इस समय ये है, और क्योंकि इस वक्त की सरकार ने ये काम भी किया है कि रिसोर्स को इतना कॉन्सेंट्रेट कर दिया, समय समाप्त हो गया। जी 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 जी, बहुत बहुत आप यही है जी जी, बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो जन भागीदारी जो उम्मीद कर रहे हैं आपको और भी जगह से मिले, क्योंकि बेरोजगारी ये वाकई ऐसा मुद्दा है जिसका समाधान सरकार को ज़रूर तलाशना पड़ेगा। क्योंकि हताशा में घिरता युवा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के विकसित होने के सपने को बड़ा आघात जैसा है। फिलहाल चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। फिर मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे पर, किसी बड़े विशेषज्ञ और किसी बड़े नेता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।